हमने सबक सर सैयद का बचपन की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक के सवालात करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि ये सर सैयद की सवाने उम्री में से हमें एक हिस्सा दिया गया है जो लिखी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, यानी सर सैयद के हालात ज़िंदगी लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबक का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सर सैयद के घराने में खाने के किन आदाब का ख्याल रखा जाता था। आदाब अदब की जमा है और अदब से मुराद यहाँ पर है तमीज़ तरीक़ा, यानी उनके घर में किन तरीक़ों को जो है ख़ास ख्याल से रखा जाता था जब खाना खाया जाता था। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस सबक में कहाँ पढ़ा है। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में हमने खाने के हवाले से बातें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। सबसे पहला अदब या तरीका क्या था कि लाजमी तौर पे दस्तरखान बिछाया जाता था। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये बताई गई है कि बच्चों के आगे खाली रकाबियाँ होती थीं। रकाबी का हमने मतलब पता पढ़ा था, प्लेट, प्याली, किसी भी ऐसे बर्तन को जो जिसमें हम सालन सब्जी डाल कर खाते हैं ना, उसे हम रकाबी कहते हैं। तो अब ये दूसरा तरीका ये है कि हर एक जो भी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ है उसके सामने बर्तन होता था जिसमें उसको खाना दिया जाए। और फिर तीसरी बात क्या है कि पूछ कर उसके बर्तन में या उसकी रकाबी में खाना डाला जाता था। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से जिसके आगे जो चाहे वो डाल दिया जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका खाना खाने के आदाब में शामिल होता है कि दस्तरखान पर जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी मर्ज़ी से उनकी प्लेटों या रकाबियों में खाना ना डाला जाए, बल्कि उनसे पूछा जाए कि वो खाने में से कौन सी चीज़ खाना चाहते हैं। और फिर चौथा तरीका क्या बताया है कि बहुत अदब और सफाई से, यानी सफाई का ख्याल रखते थे, गंदगी ना फैले, तमीज़ से। चौथी बात ये हो गई। और इसके बाद ये भी देखिए कि सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, यानी कोई चीज़ हाथ से या किसी तरह से टकर के गिर ना जाए दस्तरखान पर या खाने के आगे पीछे कहीं किसी जगह पर। और फिर इसके बाद अगला क्या बताया है, खाने में ज़्यादा हाथ ना भरे। मिसाल के तौर पर अगर हम चावल खा रहे हैं और हाथ से खा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो है बहुत ज़्यादा नहीं अपना हाथ भरा हुआ हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, बेअदबी बदतमीज़ी सी महसूस होती है कि इसको तो खाने का तरीका ही नहीं है। तो दरमियाना सा छोटा निवाला या थोड़ी चीज़ लेकर खानी चाहिए। तो ये खाने के अदब के अच्छे तरीक़ों में शामिल होता है। और फिर अगली बात क्या बताई है, 6 पॉइंट तो ये हो गए। सातवीं बात ये बताई है कि निवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। तो ये भी जो है खाने के तरीक़ों में शामिल होती है चीज़ कि आप जो भी खा रहे हो आपकी वो खाने की आवाज़ ना आ रही हो। तो ये 7 पॉइंट्स हैं या नुक्ते हैं जो हमने पढ़े कि सर सैयद के घर में खाना जब खाया जाता था तो उस वक्त क्या जो है तरीका अपनाया जाता था। और आठवीं बात, यहाँ रात के खाने का जहाँ पर जिक्र हुआ है वहाँ हमने पढ़ा है कि हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी, किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता था तो निहायत नाराज़ होते थे। चांदनी से यहाँ मुराद हमने पढ़ लिया था कि सफ़ेद कपड़ा उमूमन जो ज़मीन पर बिछाया जाता है जिस पर फिर बैठा जाता है। तो यहाँ पर उसी कपड़े की बात हो रही है जिसको बिछा कर नीचे फिर खाना उस पर दस्तरखान लगा कर खाया जाता था। तो यानी अब बच्चे हैं ना, बचपन की कहानी है, ये बचपन वाला हिस्सा है। तो बच्चों के उमूमन खेल कूद में पाँव गंदे भी होते हैं, तो ये भी जो है कोशिश की जाती थी कि किसी के जो है गंदे पाँव ना उधर लगे। अब चलें, ये 8 पॉइंट जो हमने देखे हैं इस हिस्से में अपने जवाब में लिखते हैं। कुछ हिस्सा हमेशा की तरह हम सवाल से लेंगे। हम लिखेंगे सर सैयद के घराने में खाने के, यहाँ तक लिखने के बाद किन को काट कर इसकी जगह लिख देंगे इन, और आगे पूरा ऐसे ही सवाल का हिस्सा लिखेंगे। आदाब का ख्याल रखा जाता था के बाद सवालिया की अलामत को हटाकर हम तफसीलिया की अलामत लगा देंगे। चलिए लिखते हैं। अब ये इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हम पॉइंट वाइज करके यानी निकात की सूरत में उन आदाब को लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी है कि दस्तरखान बिछाया जाता था, सबसे पहली बात। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि सबके आगे, स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सबके आगे रकाबी हो और हर एक से पूछ कर रकाबी में खाना डाला जाए। अब ये हमने वहाँ सबक में 2 पॉइंट करके पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ है इन दोनों बातों का, तो इसलिए हमने इसे एक ही पॉइंट में करके लिख दिया।
اب اگلا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کھانا صفائی اور ادب سے کھایا جائے. پھر اگلا پوائنٹ ہم لکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے. پھر اس کے بعد یہ پڑھا تھا کہ نوالا چبانے کی آواز نہ آئے. تو دیکھیے ہمارا پورا جواب یہ بن گیا کہ سر سید کے گھرانے میں کھانے کے ان آداب کا خیال رکھا جاتا تھا. نمبر 1، دسترخوان بچھایا جائے. نمبر 2، سب کے آگے رکابی ہو اور ہر ایک سے پوچھ کر رکابی میں کھانا ڈالا جائے. نمبر 3، کھانا صفائی اور ادب سے کھایا جائے. اور نمبر 4، کوئی چیز گرنے نہ پائے. ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے. نوالا چبانے کی آواز نہ آئے. اور 7واں پوائنٹ یہ تھا کہ کھانا کھانے کی چادر پر پاؤں کے گندے نشان نہ ہوں. اب سبق کا اگلا سوال ہے کہ سبق میں مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے سے کیا مراد ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا اور ہم نے اسے کیا سمجھا تھا کہ یہ کیا ہے، محاورہ، ضرب المثل یا کیا. دیکھیے تیر اندازی کے حوالے سے ہم نے سبق کے اس حصے میں یہ پڑھا تھا کہ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں نواب زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ یاد ہے کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی. اب اس کے بعد ساری وہ دھوم دھام بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی، لیکن آگے جو ہمارے سوال کا جواب ہے وہ اس حصے میں ہے کہ اس زمانے میں تیر اندازی سیکھی. میں نے بھی اس زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے. یہ جلسہ برسوں تک رہا اور پھر موقوف ہو گیا. اچھا یہاں یہ لکھائی میں ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، یہ واوین جو ہے ادھر آنا چاہیے. اب دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہے مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے، یہ ایک ضرب المثل ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو خاندانی پیشہ یا شوق ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی آتا ہے، یعنی ہم نہ بھی سیکھیں تب بھی ہمیں وہ تھوڑا بہت آتا ہے. تو سر سید کے والد نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ سر سید کے والد کو بھی تیر اندازی کا شوق تھا اور ان کے ماموں کو بھی تیر اندازی کا شوق تھا. تو اب تیر اندازی کیا ہوئی؟ سر سید کا خاندانی شوق ہوا، تو اسی لیے سر سید کا تیر بھی اتنا اچھا اور اتنا صحیح بیٹھا، جس پر خوش ہو کر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی ہمارے تو خاندان میں یہ شوق چلتا چلا آ رہا ہے تو کیسے نہ سر سید کا نشانہ اتنا اچھا ہو. یعنی یہ انہوں نے فخر کے انداز میں، خوشی کے انداز میں یہ کہنا چاہا. چلیے اپنے جواب میں اس بات کو لکھتے ہیں. اب دیکھیں جب اس طرح کا سوال ہو جس میں ہمیں کوئی ضرب المثل یا محاورہ سمجھانے کے لیے دیا ہوا ہو تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہوتا کہ صرف اس محاورے یا اس ضرب المثل کے معنی ہم لکھ دیں، بلکہ ہم نے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ سبق میں اس کو، اگر یہاں یوں لکھا ہوا ہے سبق میں، تو سبق میں اس کو کس پیرائے میں، کس انداز میں استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم معنی کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ محاورہ ہے یا ضرب المثل ہے یا تشبیہ ہے یا جو بھی ہے، وہ ہم لازمی طور پر اپنے جواب میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں کیسے لکھیں گے کہ اس سبق میں کو کاٹ دیں گے اور جواب میں ہم یہاں سے ہی بات شروع کریں گے، یعنی کہ ضرب المثل سے ہی. یوں اسی ضرب المثل کو لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ضرب المثل ہے تو ہم یہ لکھ دیں گے. دیکھیے اس طرح سے ہم لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس ضرب المثل کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ لکھیں گے. جیسے اگر اس ضرب المثل کا آسان مطلب دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا خاندانی پیشہ یا شوق قدرتی، اب اس کے آگے مزید ہم لکھیں گے، طور پر بھی تھوڑا بہت آتا ہے. بالکل اسی طرح سر سید نے اپنے، اور نیچے ہم نے لکھا، اپنے والد اور ماموں کا شوق دیکھتے ہوئے تیر اندازی سیکھی. تو ہمارا پورا جواب یہ بنا کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا سکھائے، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے، یہ ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا خاندانی پیشہ یا شوق قدرتی طور پر بھی تھوڑا بہت آتا ہے. بالکل اسی طرح سر سید نے اپنے والد اور ماموں کا شوق دیکھتے ہوئے تیر اندازی سیکھی.
चलें देखते हैं कि हमारे सबक का तीसरा सवाल क्या है। सबक का तीसरा सवाल ये है कि उन्होंने अपने कवायद ज़हनिया को महज दिमागी रियाजत और लगातार गौर व फिक्र से बतदरीज तरक्की दी थी, की वजाहत कीजिए। अब देखिए यहाँ आपके सवाल में सिर्फ यानी कि कोई आधा जुमला लिखा हुआ है, जबकि असल में ये इस जुमले से पहले भी कोई बात है जिसके लिए उन्होंने इसकी इस अलामत का इस्तेमाल किया है। तो चलें पहले देखते हैं कि सबक में ये हिस्सा आया कहाँ है और फिर हम इसकी वजाहत देंगे। चलिए देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर वो हमारा सवाल वाला जुमला या इबारत लिखी हुई है कि उन्होंने अपने कवायद ज़हनिया को महज दिमागी रियाजत और लगातार गौर व फिक्र से बतदरीज तरक्की दी थी। अब देखें इससे पहले क्या है, मालूम होता है कि ये भी है और ये जो पैराग्राफ है ये असल में ऊपर वाले पैराग्राफ से लिंक करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर सैयद के बयान से मफहूम होता था कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खुसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ोक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। यानी जैसे कि बाज़े बच्चे इब्तिदा में नहायत ज़की और तब्बा और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरी इम्तियाज़ नहीं था। यानी कि उनमें कोई ऐसा फ़र्क मौजूद नहीं था आम बच्चों से कि वो कोई बहुत ज़हीन थे या वो कोई बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ थे, बल्कि वो मामूली बच्चों जैसे ही थे। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत जो थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो इस बात को, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है ये वाली बात, इसको वाज़े करने के लिए, इसको मज़ीद तफसील बताने के लिए नीचे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उन्होंने अपने कवायद ज़हनिया से मुराद होता है ज़हनी सलाहियतें, हमारे जहन में जो भी काबिलियत सलाहियत ताकत है उसको दिमागी रियाजत, और रियाजत हमने पढ़ा था कि मेहनत, मुशक्क़त, कोशिश करना और लगातार गौर व फिक्र से बतदरीज यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की दी थी। तो इस जुमले का मतलब ये था कि उन्हों की जितनी भी ज़हनी सलाहियतें थीं उन्हीं को उन्होंने जो है मुसलसल मेहनत और गौर व फिक्र कर कर के निखारा, और उस निखारने की वजह से वो आज अगर हम सर सैयद को याद करते हैं तो एक बहुत ही काबिल और ज़हीन शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। यानी वो बचपन ही से कोई बहुत ज़हीन और काबिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाया, उन पर बहुत ज़्यादा काम किया, यानी कि मेहनत की कि किस तरह मैं अपनी जो है सोच को अच्छा कर सकता हूँ, बुलंद कर सकता हूँ। इस गौर व फिक्र से, इस मुसलसल कोशिश से वो हमारे सामने आज जो सर सैयद हैं वो हुए। तो चलिए अब हमने इस जुमले को एक बार फिर से यहाँ पर समझ तो लिया है, अब इसे अपने जवाब में लिखते हैं। अब देखिए हम इस सवाल के जवाब को यूं भी शुरू कर सकते हैं कि दी गई इबारत, और फिर आगे हम यूं लिखेंगे से मुराद ये है कि, चलिए लिखते हैं। अब ये इतनी बात मैंने लिख ली। इबारत में इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक जुमला भी नहीं है और एक जुमले से ज़्यादा भी है, और इसके अलावा इस बात से हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ कोई एक जुमला नहीं बल्कि इससे आगे पीछे के भी दीगर जुमले पढ़कर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए हम इसे इबारत कह रहे हैं क्योंकि ये कुछ जुमलों का मजमुआ है, इसमें कुछ जुमले शामिल हैं। अच्छा, अब हमने इतना लिख लिया कि दी गई इबारत से मुराद ये है कि सर सैयद बचपन में आम बच्चों, अब आगे मैं लिखूंगी जैसे ही थे, और उसके बाद फिर मज़ीद वाज़े ये कर दूंगी कि अलबत्ता उन्होंने अपनी ज़हनी सलाहियतों को मुसलसल मेहनत, और इसके बाद में लिख दूंगी और गौर व फिक्र से निखारते हुए। निखारना किसे कहते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेना, निखारते हुए ख़ुद को काबिल बनाया। तो इस तरह हमारे इस इबारत की वजाहत हो गई कि दी गई इबारत से मुराद ये है कि सर सैयद बचपन में आम बच्चों जैसे ही थे, अलबत्ता उन्होंने अपनी जहनी सलाहियतों को मुसलसल मेहनत और गौर व फिक्र से निखारते हुए ख़ुद को काबिल बनाया। अब देखें इसमें हमने जो आम बच्चों वाली बात की है, या ये जो पहले हिस्से में हमने जो बात की है, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि हमने सवाल को पीछे से थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसलिए पढ़ा हमने जब, तो हमें ये बात पता चल गई थी कि वो बचपन में आम बच्चों जैसे नहीं थे, बाद में उन्होंने अपने जो है ज़हनी सलाहियतों पे काम किया, उन्हें निखारा, और आज हमारे सामने वो एक काबिल शख्स के सामने की तरह जो है हम उन्हें पढ़ते या समझते हैं। चलिए, तो इस तरह हमारे तीनों जवाब मुकम्मल हो गए।
تو آج ہم نے سبق سر سید کا بچپن کے سوالات کیے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔